चैप्टर 236। आ आभा और वेदांत अभी उदय तक पहुंचे भी नहीं थे कि उदय ने एक जोरदार सांस ली और पानी से भरा टब गिराते गिराते बचा। शुक्र है वेदांत फुर्तीला था, उसने टब को तुरंत थाम लिया। आभा ने उदय को घूर कर देखा, ये दवा इतनी मुश्किल से मिली थी। अगर गिर जाती तो डॉक्टर अवस्थी और बाकियों की सारी मेहनत बर्बाद हो जाती। वो क्या चीज है? उदय ने आभा की घूरती नजरों को इग्नोर करते हुए सामने की ओर इशारा किया, जैसे कोई भूत देख लिया हो। आभा ने उधर देखा और बोली, खरगोश नहीं देखा क्या कभी? क्या मजाक है? ऐसा कौन सा खरगोश इतना बड़ा होता है? यह तो जरूर म्यूटेशन है। आभा ने उदय को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी नजर उन दो खरगोशों पर जरूर गई जो वेजिटेबल ग्रीनहाउस में बैठकर कीड़े खा रहे थे। खरगोश सब्जियां छोड़ कीड़े खा रहे थे। आभा ने मन में सोचा। शुरुआती झटके के बाद उदय को भी ये बात समझ में आई। ये तो वाकई खरगोश हैं। वो दोनों खरगोश एकदम बड़े बड़े थे, पूरे ग्रीनहाउस में इधर उधर घूमकर मजे से कीड़े चबा रहे थे। खिड़की के पास जो पंक्ति थी उसमें जितने भी कीड़े थे सब साफ कर दिए। फिर उन्होंने एक बार आभा की तरफ देखा, जैसे कह रही हूँ, प्लीज थोड़ी तारीफ कर दो। आभा को अब समझ आया कि कुकू ने उन्हें क्यों पत्थर मारकर वहां भेजा था। उसे ये नहीं पता था कि ये म्यूटेटेड खरगोश इतने काम के साबित होंगे। ये तुम्हारे पालतू खरगोश तो नहीं है ना? उदय अब डर नहीं रहा था, बल्कि एक्साइटेड लग रहा था। क्या मैं इन्हें कुछ दिन उधार ले सकता हूँ? सब्जियों में इतने कीड़े हो गए हैं, अगर दोबारा हमला हो गया तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। पूरा कटारा कम्युनिटी जानता था कि आभा ने कुकू, 2 खरगोश और 3 भेड़ें पाल रखी हैं। इस दुनिया में जहां लोग मुश्किल से जी पा रहे थे, आभा ने खुद को साबित किया था। पूरी कम्युनिटी उसी पर डिपेंड थी। ऐसे में वो 10 जानवर और भी पाल लेती, तब भी कोई कुछ नहीं कहता। पहले तो आभा इन खरगोशों को एक रिस्क मानती थी और सोच रही थी कि उन्हें पीछे वाले खाली बिल्डिंग में भेज दे। लेकिन अब जब उसकी ये नई बगबस्टर स्किल सामने आई तो उसने उदय की रिक्वेस्ट मान ली। हाँ, जाते जाते उसने उदय को स्ट्रिक्टली वार्न कर दिया, अगर इन दोनों में कुछ भी अजीब बर्ताव दिखे या कोई हिंसक हरकत हो तो तुरंत एक्शन लेना। जब नीति को पता चला कि आभा ने खरगोश उदय को दे दिए हैं, उसने पूछा, तुम उस पर इतना भरोसा कैसे कर सकती हो? अगर उसने लालच में आकर उन खरगोशों को पका लिया तो? आभा हल्के से मुस्कुराई। पहली बात, वो बेवकूफ नहीं है, और दूसरी बात, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। नॉर्मल खरगोश चाहे जितना भी खिलाओ, इतने बड़े नहीं होते, और कीड़े तो बिल्कुल नहीं खाते। ये साफ म्यूटेटेड थे। उदय को भी पता था, और वो ये जानकर ऐसा रिस्क कभी नहीं लेगा। और सबसे बड़ी बात, आभा ने खुद उसे भेजा था, अगर उसने गड़बड़ की तो आभा उसे बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं थी। रास्ते में वापस जाते हुए आभा ने वेदांत से बात की। मुझे लग रहा है कुकू ने जो चीज उस ज़ॉम्बी के सिर से निकाल कर दी थी, वो शायद इसी तरह म्यूटेशन लाने वाली चीज थी। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, विनय और केशव की माँ दोनों तो इंसान थे, ज़ॉम्बी भी नहीं बने। फिर भी उनके सिर में वो चीज कैसे थी? वेदांत ने कहा, इंसान और जानवर में फर्क होता है। जो जानवरों पर असर करे, जरूरी नहीं कि वही इंसानों पर भी हो। थोड़ी देर रुककर उसने फिर कहा, शायद ये उस स्पेशल मेडिसिन का असर हो। हाँ, विनय और केशव की माँ ने वो दवा ली थी, इसलिए शायद ज़ॉम्बी में नहीं बदले। लेकिन उनके शरीर में इतनी ज्यादा म्यूटेटेड हरी मक्खियां पनप जाना, वो अपने आप में अजीब था। शायद स्पेशल मेडिसिन ने ज़ॉम्बी बनने से रोका, और असली वजह वही चुने जैसी पत्थरनुमा चीज थी जो उनके सिर में मिली। तो क्या तुम्हें लगता है वो ज़ॉम्बीज जो अपने साथियों के दिमाग चूस रहे थे, वो भी उन्हीं स्टोन्स के पीछे थे? पर अगर वो स्टोन्स दवा लेने के बाद ही बनते हैं, तो वो लोग ज़ॉम्बी क्यों बन गए? आभा ने माथा सिकोड़ते हुए पूछा। वेदांत ने उसकी चिंतित आईब्रो को हल्के से छूकर शांत किया। इसका सही जवाब तो अभी नहीं कह सकते, पर इतना जरूर समझ आया कि पिछली बार कुकू जो पत्थर लाया था, वो विनय और केशव की माँ के पत्थरों से अलग था। और अभी इन सब चीजों पर सोचने का टाइम नहीं है। इतने दिन हो गए, मुझे लगता है संजय अब कुछ हरकत करेगा। वेदांत की बात सच निकली। संजय अब सच में आभा की ताकत का टेस्ट लेने की सोच रहा था। ये लड़की आभा तो कमाल की है, न सिर्फ पूरी कम्युनिटी को काम पर लगा लिया, बल्कि ताजी सब्जियां भी उगा ली। यार, कब से फ्रेश सब्जी देखी भी नहीं थी, अब तो खाने का मन भी हो रहा है। एक क्रू कट वाला लड़का आराम से कुर्सी पर बैठा संजय से बात कर रहा था। कभी कभी तो लगता है वो कोई परी है या कुछ ऐसा। इतनी काबिलियत कहाँ से आती है? संजय को ये जानकर कोई खास हैरानी नहीं हुई कि आभा ने लोगों को इकट्ठा कर लिया। इस दुनिया में कोई भी जिसकी स्किल्स काम की हो, वो लीडर बन ही जाता है। पर फ्रेश सब्जियां उगाना, वो सच में शॉकिंग था। उनके पास अनाज और मांस की तो कमी नहीं थी, पर सब्जियां, वो तो नसीब से ही मिलती थी। संजय ने भी कई बार लोगों से सब्जी उगवाने की कोशिश की थी, किलो किलो बीज बर्बाद हो गए, एक भी पौधा नहीं उगा। वेदांश की जानकारी तो कमाल की है। खुद साउथ में रहते हो और नॉर्थ की हर खबर रखते हो, संजय ने कहा। साउथ नॉर्थ अब क्या रहा, ज़ॉम्बी हर जगह है और लोग बस एक सेफ प्लेस ढूंढ रहे हैं।
अब कोई शहर नहीं, बस बचे हुए लोग हैं, वेदांश ने लापरवाही से कहा। मतलब साउथ में ज्यादा ज़ॉम्बीज हैं? संजय ने पूछा। मुंबई में 3 करोड़ लोग थे। कुछ जल्दी मर गए, कुछ ज़ॉम्बी नहीं बने। बाकी सब तो तुम खुद सोचो, कितने बचे होंगे और कितने ज़ॉम्बी बन गए होंगे। कम से कम आधे तो ज़ॉम्बी होंगे। एग्जैक्टली, लाखों ज़ॉम्बी। और मैं बस एक आम इंसान। न तुम्हारे जैसे हथियार, ना सोल्जर्स, ना टैंक। बस जहां जगह मिली छिप गया। संजय वेदांश की बातों को चुपचाप सुनता रहा। चैप्टर 237। रॉय फैमिली जैसी अमीर फैमिली, जाहिर है उन्होंने एपोकैलिप्स से पहले ही तैयारी कर ली होगी। आम लोग जहां बर्फीले तूफान और तबाही में फंस गए, वहीं ये लोग पहले से इन्फॉर्म थे। जो तैयारी आम आदमी नहीं कर पाया, रईसों ने कर ली थी। ये बात वेदांश के कपड़े और चेहरे से भी साफ दिख रही थी, साफ, चमकते हुए। संजय हल्का सा मुस्कराया। वेदांश हमेशा की तरह बड़े मजाकिया हो। खैर, अगर आपको मेरा ये छोटा सा ठिकाना पसंद आ जाए तो कुछ दिन रह जाइए। वैसे भी मैं भी जल्दी ही आभा से मिलने का प्लान बना ही रहा हूँ। वेदांश ने आगे कहा, सुना है आभा बहुत खूबसूरत है। मुझे लगा तुम उसकी खूबसूरती में खो गए होगे, इसलिए उस पर हाथ नहीं उठा पाए। वो वाकई में बहुत चार्मिंग है। ये सुनकर वेदांश की दिलचस्पी जाग गई। उसने कभी संजय के मुंह से किसी लड़की की तारीफ नहीं सुनी थी। सच में? कितनी चार्मिंग? संजय ने वेदांश की तरफ हल्की सी मुस्कान के साथ देखा। क्यों ना मेरे साथ चलो? जब देखोगे खुद समझ जाओगे। ठीक है, वैसे भी फिलहाल कुछ खास काम नहीं है। प्लान बनते ही संजय ने तुरंत लोगों को कटारा कम्युनिटी की तरफ भेजने की तैयारी शुरू कर दी। जब दिशा को पता चला कि संजय अपने लोगों को लेकर आभा के एरिया जा रहा है, वो लोग गेट तक पहुंच चुके थे। वेदांश मजाक में नहीं कह रहा था, संजय के पास हथियार और सोल्जर्स की कोई कमी नहीं थी। जिनके पास पावर होती है, उनके लिए ये सब मिलना आसान होता है। एक गाड़ी निकालो, दिशा ने गेट पर खड़े एक गार्ड से कहा। आभा से हिसाब बराबर करने का मौका मिले और वो चूक जाए? नामुमकिन। पिछली बार जो अपमान उसे कटारा में झेलना पड़ा था, उसकी चुभन अब तक बाकी थी। इस बार वो पूरा हिसाब बराबर करने आई थी। कुछ सेकंड बीत गए, पर गार्ड ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, जैसे कुछ सुना ही नहीं। सुना नहीं क्या? मैंने क्या कहा? दिशा ने चिढ़ते हुए पूछा। सुना, गार्ड ने सपाट जवाब दिया। तो जल्दी करो। दिशा सोच रही थी कि भले ही संजय यहाँ का लीडर है, लेकिन उसे ऊपर से भेजा गया है, लोग उसकी भी सुनेंगे। पर साफ था, वो गलत थी। जब तक संजय का ऑर्डर न हो, गार्ड्स कुछ नहीं करने वाले थे। ये सुनकर दिशा का खून खौल गया। उसने गुस्से में पूछा, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? हाँ, पता है। तो फिर गाड़ी क्यों नहीं ला रहे? क्योंकि संजय सर ने कुछ नहीं कहा है। मतलब तुम सिर्फ संजय की सुनोगे, ऊपर वालों की नहीं? गार्ड चुप रहा, ना बोला, ना। जब दिशा को समझ आ गया कि ये लोग उसकी नहीं सुनने वाले, तो वो वापस मुड़ी और खुद गाड़ियों की जगह पर गई। अगर ये लोग नहीं खोलते, तो क्या मैं खुद नहीं खोल सकती? उसने सोचा। अब जब बाढ़ का पानी उतर चुका था, ट्रैवल करना थोड़ा आसान हो गया था। हालांकि संजय के पास नावें भी थी, लेकिन इंसान आखिर इंसान है, पानी में तैरते रहना, चलने जितना सहज कभी नहीं हो सकता। 3 मिलिट्री ट्रक्स कटारा कम्युनिटी की तरफ बढ़े, हर ट्रक में आगे पीछे करीब 50 स्पेशली ट्रेन किए हुए जवान। संजय और वेदांश दूसरी ट्रक की कैब में दूसरी लाइन में बैठे थे। खिड़कियां खुली होने के बावजूद चारों तरफ से गर्मी अंदर घुस रही थी। वेदांश ने पिंक कलर की शॉर्ट स्लीव टी शर्ट पहनी हुई थी। जब ज्यादा गर्मी लगती तो कॉलर खींचकर खुद को पंखा करता। वहीं बगल में बैठा संजय शांत और कूल बना रहा। तुम फौजी लोग सच में स्ट्रांग होते हो। इतनी गर्मी में फुल स्लीव पहन रखी है और फिर भी पसीना नहीं आ रहा। क्या तुम सच में परेशान नहीं हो या बस दिखावा कर रहे हो? संजय ने कॉलर की एक बटन खोलते हुए कहा, ऐसी ड्रेस पहनने की आदत है। ओह, तुम तो प्रोफेशनल एक्टिंग करते हो, वेदांश ने कहा और हंस पड़ा। संजय ने टॉपिक बदलते हुए पूछा, तुम तो अभी अभी नॉर्थ साइड में आए हो। तुम्हें कैसे पता चला कि आभा ने फ्रेश वेजिटेबल उगाई हैं? वेदांश ने जेब से सिगरेट निकाली और संजय को ऑफर की। मैं नहीं पीता, संजय ने कहा। वेदांश ने खुद सिगरेट सुलगाई, एक लंबा कश लिया और बोला, कुछ दिन पहले मेरे कुछ बंदे सप्लाई ढूंढने निकले थे। रास्ते में उन्हें किसी ग्रुप से झड़प हो गई। एक बंदा बुरी तरह जख्मी था, बच नहीं पाया। उसी से ये सब पता चला। संजय की आईब्रो थोड़ी चढ़ गई। कटारा कम्युनिटी के लोग थे। हम। संजय ने वेदांश को देखा, नजरों में थोड़ा अजीब सा भाव। क्या हुआ? संजय ने नजर हटाते हुए कहा, बेहतर होगा कि तुम अपनी पहचान आभा को ना बताओ। क्या बात कर रहे हो? इतने सारे सोल्जर्स के साथ आए हैं, किसी सिविलियन ग्रुप से डरूं? वेदांश ने हंसते हुए कहा। संजय ने कुछ नहीं कहा। उसे पता था, अमीर घरानों के लड़के जब तक खुद कुछ फेस ना करें, तब तक समझते नहीं। कुछ देर बाद तीनों ट्रक धल्ले से कटारा कम्युनिटी के बाहर जाकर रुके।
वेदांश सीधे होकर बैठ गया। ये है कटारा कम्युनिटी। नाम तो उसने कई बार सुना था, लेकिन ये जगह उसे जानी पहचानी सी लग रही थी, क्योंकि शिवांश बिल्डिंग के पास होने की वजह से उसने यहाँ एक फ्लैट खरीदा था। यहाँ कई एक्स गर्लफ्रेंड्स के लिए भी उसने फ्लैट किराए पर लिए थे। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट और माहौल दोनों टॉप क्लास थे। इसी बात से उसे याद आया कि उसने कभी एक ड्राइवर को निकाला था, जो अब शायद यहाँ के प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में कोई छोटा मोटा लीडर बन गया था। उसे वो 2 बार यहाँ दिख भी चुका था। क्या आपकी वह यहाँ प्रॉपर्टी है? वेदांश ने सिगरेट जमीन पर फेंकी और कहा, हाँ, बस एक फ्लैट। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और उतरने लगा। तुम कार में ही रहो, गोलियां पहचान नहीं करती, संजय ने वार्न किया। क्या मैं इतना वीक दिखता हूँ? वेदांश ने हंसते हुए सीट के नीचे से एक असॉल्ट राइफल निकाली और सीधा मेन गेट की तरफ फायरिंग करते हुए बढ़ गया। गोलियों की लगातार बौछार हुई, मेन गेट छलनी हो गया, लेकिन गिरा नहीं। गेट तो सही में सॉलिड है, वेदांश ने आईब्रो चढ़ाते हुए कहा। वो फिर से फायर करने ही वाला था कि एक स्नाइपर बुलेट उसके पैर के पास आकर लगी। वेदांश डर के मारे पीछे कूद पड़ा। वो कोई नासमझ अमीर नहीं था, उसने तुरंत पहचान लिया कि वो गोली स्नाइपर की थी। अगर निशाना थोड़ा भी ऊपर होता तो उसकी जान जा सकती थी। स्नाइपर है। वेदांश अड़ियल था, लेकिन बेवकूफ नहीं। उसने हालात समझ लिए और चुपचाप वापस संजय के पास आकर खड़ा हो गया। संजय ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम गाड़ी में ही रहो। इस मौसम में अगर जरा भी घायल हो गए तो हालत संभालना मुश्किल हो जाएगा। ग्रीन हेडेड मक्खियां सिर्फ आभा के इलाके में ही नहीं थी, संजय के जोन में भी देखी गई थी। एक छोटा सा घाव भी मक्खियों का अड्डा बन सकता है, और वो चींटियों से भी ज्यादा खतरनाक थी। इस बार वेदांश ने बहस नहीं की, लेकिन गाड़ी में भी नहीं गया, बस सामने खड़ा रहा। उसे अब देखना था कि ये आभा आखिर है कौन। संजय सर, क्या हम सीधे फायरिंग शुरू करें? एक आदमी आगे आया और पूछा। संजय ने चारों तरफ देखा, फिर कटारा कम्युनिटी की तरफ देखते हुए कहा, गोली चलाओ। अब देखना है कि आभा ने मेरे लिए क्या सरप्राइज रखा है। संजय का ऑर्डर मिलते ही 50 से ज्यादा लोग 3 टीमों में बंटकर साउथ, ईस्ट और वेस्ट गेट से अटैक करने लगे। कटारा कम्युनिटी में लोग ना ज्यादा थे ना कम, पर सब आम लोग थे। संजय के लिए अब सबसे बड़ा सवाल ये था, आभा इनाम लोगों को लेकर तीनों गेट से एक साथ कैसे संभालेगी। चैप्टर 238। बहुत दूर नहीं, जल्दी ही ईस्ट और वेस्ट गेट से रिपोर्ट आई, उनकी टीम रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में सक्सेसफुली घुस गई है। संजय ने देखा कि साउथ गेट पर अब भी भारी लड़ाई चल रही थी, जबकि ईस्ट और वेस्ट गेट आसानी से टूट गए थे। उसे शक हुआ, क्या आभा ने अपनी सारी ताकत साउथ गेट पर लगा दी है? अगर ऐसा है तो दोनों तरफ से हमला हो रहा है और ये पूरी बिल्डिंग कुछ ही मिनटों में गिर सकती है। या फिर हो सकता है कि संजय ने आभा की ताकत को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर सोच लिया हो। संजय को अपनी लोगों का सही अंदाजा लगाने की काफी शान थी। जब पहली बार उसने आभा और उसकी टीम को फिशपॉन्ड पर देखा, उसने तुरंत महसूस किया कि आभा के साथ कुछ मिलिट्री ट्रेंड लोग मौजूद हैं। तब उसने भिड़ने को टाल दिया। बाद में पता चला कि आभा बस एक आम लड़की है जो सिर्फ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में रहती है। पर इससे उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ी। तब उसे दिशा की तरफ से पता चला कि उसने आभा के सामने घुटने टेक दिए हैं। जब उसने यह सुना कि आभा ने नवीन से बहुत सारा सामान निकलवा लिया, तो उसने तुरंत नवीन को सपोर्ट देना बंद कर दिया और ऐसा दिखावा किया जैसे आभा से उसका कोई लेना देना नहीं। इसका मकसद सिर्फ एक था, उसका टेस्ट लेना। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। संजय का चेहरा अचानक सख्त हो गया। संजय ने कुछ लोगों को साउथ गेट से वापस बुलाया था और उन्हें ईस्ट और वेस्ट गेट की हालत देखने भेजा था। लेकिन 10 मिनट बीत गए, फिर 20 मिनट, और वो लोग अब तक लौटे नहीं। संजय बेचैन होने लगा, इसलिए उसने खुद जाकर हालात देखने का फैसला किया। वो ईस्ट गेट गया। बंद ईस्ट गेट के अंदर से भेड़ियों की तरह खंवारे की आवाज आ रही थी। सच में? उसने वुल्स पाल रखे हैं, संजय दांत पीसते हुए कहा। अचानक मेन गेट की तरफ से एक हैंड ग्रेनेड उसकी ओर उछाल दिया गया। लेकिन संजय फुर्तीला था, वो झट से साइड में कूद गया और बच गया। उसके ठीक बाद सामने से मशीन गनों की ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। ईस्ट गेट के बाहर एक छोटा प्लाजा था, कुछ झाड़ियां, 2-3 पेड़, बस उतना। संजय ने पेड़ के पीछे खुद को छिपाया और फिर उतनी बार फायरिंग शुरू कर दी। पर दुश्मन बहुत अच्छी तरह छुपा हुआ था, उसे निशाना लगाना मुश्किल हो रहा था। साथ लाए गए 2 जवानों में से एक गंभीर रूप से घायल हो चुका था। संजय जो हाल जानने आया था, अब खुद गोलियों की बौछार में फंसा हुआ था। संजय से, मैं कवर करता हूँ, आप पहले साउथ गेट पर वापस जाओ, साथी ने कहा। संजय की निगाह अंदर की तरफ घूमी। 10 में से 8 लोग जो अंदर गए थे, वे निकलकर वापस नहीं आए। संजय का चेहरा डार्क हो गया और उसने सिर हिलाया। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो आभा यही है, ईस्ट गेट के पास। मैं देखना चाहता हूँ वो वाकई कितनी काबिल है। तुम जाओ, साउथ गेट से आधी टीमें लेकर आओ, हम इधर से अटैक करेंगे। साथी को वजह समझ नहीं आई, लेकिन वह चेहरा मोड़कर साउथ गेट की तरफ भाग गया।
संजय ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और एक दुकान का कोना देखा जो छुपने के लिए बढ़िया जगह लग रहा था। वो जगह कॉम्प्लेक्स के अंदर के काफी पास थी, इसीलिए और भी सही लग रही थी। दुकान के दरवाजे के बाहर की मिट्टी एकदम स्मूथ थी, जैसे वहां से हाल ही में कोई नहीं गुजरा हो। संजय ने समझ लिया कि वहां अभी कोई खतरा नहीं है। कवर फायर की आड़ में वो तेजी से उस कोने की तरफ बढ़ने लगा। संजय के दिमाग में पूरा दिन घूमने लगा। आभा ने तो जानबूझकर ईस्ट और वेस्ट गेट पर अपनी ताकत कम दिखाई, ताकि हम अंदर तक आ जाएं और फिर हमें एक एक करके खत्म कर दे। अगर मैंने अपनी पूरी ताकत सिर्फ एक गेट पर लगाई होती तो अब तक वो गेट टूट चुका होता। वो हर पल को दोबारा याद करने लगा, सोचने लगा कि आभा ने अब तक कौन कौन सी चालें चली हैं। अचानक एक ठंडी सहरन संजय की रीढ़ तक दौड़ गई, जैसे शरीर खुद चेतावनी दे रहा हो कि कुछ बहुत गड़बड़ है। संजय झट से खड़ा हुआ और उस पुराने दरवाजे से कुछ कदम पीछे हट गया। और उसी पल एक सड़ागला ज़ॉम्बी का हाथ दरवाजे से बाहर निकला। काले लंबे नाखून, झुर्रियों से भरा डरावना हाथ। अगर संजय वक्त पर नहीं हटता तो वो हाथ सीधा उसकी छाती भेद देता, क्योंकि वो ज़ॉम्बी तो दरवाजे के ठीक पीछे ही था। संजय ने बिना वक्त गवाए अपनी गन उठाई और दरवाजे की ओर लगातार फायर किया। अंदर से कुछ अजीब सी गूंजती हुई आवाजें आईं। फिर कुछ देर बाद सब शांत हो गया। संजय जैसे ही उस पुराने दरवाजे से दूर हुआ, तभी अंदर से गोलियां चलने लगी। उसने जमीन पर लुढ़कते हुए कई बार रोल किया, लेकिन फिर भी एक गोली उसके सीने पर लगी गई। अच्छी बात यह थी कि उसने अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, वरना अब तक खेल खत्म हो चुका होता। वो वापस उस पेड़ की ओट में आ गया जहां पहले छुपा था। लेकिन इस बार हालात और खराब थे। अंदर से लोग बिना रुके फायरिंग कर रहे थे। पेड़ पतला था, बस उसके शरीर जितना, और अब चारों तरफ से गोलियों की बारिश हो रही थी। पेड़ की लकड़ी उड़ रही थी और 2 लकड़ी के टुकड़े उसकी रबर लाइन में चुभ गए। संजय ने हाथ उठाकर चेहरे पर लगे कट को छुआ। आंखों के आगे हल्का अंधेरा छा गया। उसके पास पावर थी, हथियार भी थे, लेकिन आभा ने उसका पीछा सिर्फ गोलियों से नहीं किया। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। अब संजय के मन में सवाल था, क्या आभा सच में इतनी कॉन्फिडेंट है, या फिर ये सब सिर्फ ब्लफ है, एक दिमागी खेल। जैसे ही गोलियों की बौछार थोड़ी धीमी हुई, संजय फुर्ती से पेड़ की ओर से निकला और सीधा आंगन की तरफ गोलियां बरसाईं। जब बात हथियारों की हो तो मैं पीछे क्यों हटूं? उसके हाथ में सबसे लेटेस्ट सबमशीन गन थी, दमदार, तेज और खतरनाक। पहले उसे जमीन का सपोर्ट नहीं मिला, फिर अचानक ज़ॉम्बी आ गया, जिससे उसका ध्यान भटका और अंदर छिपी टीम को हमला करने का मौका मिल गया। लेकिन अब ये उसका मोमेंट था। अब वो पीछे हटने नहीं, जवाब देने आया था। चैप्टर 239। राकेश, जो दुकान के कोने में छुपा था, वॉकी टॉकी में बोला, आभा, हमारी गोलियां लगभग खत्म हो रही हैं। क्या हम यूं ही फाइट करते रहेंगे? दुश्मन को आगे बढ़ने से रोकने के लिए फायरिंग तेज रखो, आभा की आवाज वॉकी टॉकी में गूंजी। लेकिन ध्यान रखना, गोलियां बचा बचा कर चलाओ। जैसे ही संजय अंदर घुसे, तुम फौरन पीछे हट जाना, समझे? समझ गया, राकेश ने जवाब दिया। उसने दोबारा अपने हाथ पैरों में बंधी पतली रस्सियां सेट की और फिर जमीन पर लेट गया, एकदम तैयार। वो एक ट्रेंच के पीछे छिपा था और उसके सामने 4 मशीन गनें थी, लेफ्ट राइट स्टैगर में लगी हुई। हर गन का ट्रिगर उसके हाथ पैरों से बंधी रस्सियों से जुड़ा था। उसे एकदम परफेक्ट निशाना नहीं चाहिए था, उसे बस तेज फायर चाहिए था। यहाँ आदेश साफ था, अटैक करो, आराम नहीं। पहले तो उसे लोग टेढ़े आइडियाज के लिए हंसते थे, लेकिन राकेश जानता था उसके ये नए प्रयोग कभी न कभी काम आएंगे। और इंस्ट्रक्टर प्रशांत ने हमेशा उसे आगे बढ़ने का मौका दिया था। आज वही इनोवेशन मैदान में उतर चुका था। एक अकेला लड़ाका 4 दिशाओं से अटैक कर रहा था। ये सारी आक्रामकता देखकर संजय को जैसे एकदम समझ आया। ओह, अब समझा। ये चारों तरफ से जो इतनी फायरिंग हो रही है, उसी वजह से मुझे लगा कि आभा खुद यहीं कहीं छुपी है। तो ये सब उसने जानबूझकर सेट किया था, वरना इतनी हैवी फायर पावर एक ही जगह पर क्यों लगती? संजय की सोच गलत नहीं थी, लेकिन आभा कोई आम लड़की नहीं थी। वो हमेशा से ही बैकग्राउंड में छुपकर रहने वालों में से नहीं थी। इस वक्त भी वो प्रतीक और बाकी रेजिडेंट्स के साथ मिलकर उन लोगों की बॉडीज डील कर रही थी जो संजय के आदमी थे और उनके लगाए गए ट्रैप्स में मारे गए थे। उनके इलाके में लड़ने वालों की संख्या लिमिटेड थी। मेन फायर सपोर्ट सिर्फ प्रशांत और उसके कुछ लोगों से ही आ रहा था। आभा ने उन्हें साउथ गेट पर तैनात किया था। ईस्ट और वेस्ट गेट पर सिर्फ ट्रैप्स लगाए गए थे, जिनमें गलती से ही सही, लेकिन 10 से ज्यादा ऐसे लोग मारे गए थे जिनके पास अच्छे हथियार और शार्प शूटिंग स्किल्स थे। अगर सीधा आमना सामना होता तो उनके लोग टिक नहीं पाते। आभा, सब बॉडीज जला दी गई हैं। अब क्या करना है? प्रतीक ने पूछा। आभा ने उसकी ओर देखा। मैं कुछ ग्रेनेड्स और छोड़ जाती हूँ, तुम अपनी टीम के साथ इस जगह को अच्छे से संभालो। प्रतीक ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, मैं बिना ग्रेनेड्स के भी गार्ड कर सकता हूँ। लापरवाह मत बनो।
हमें ऐसी जीत नहीं चाहिए जिसमें हमारी अपनी टीम ही आधी रह जाए। आइडियली 0 कैजुअल्टी वाली जीत चाहिए। समझ गया, प्रतीक ने सिर हिलाया। मैं पूरी कोशिश करूंगा। आभा ने प्रतीक को सेट कर दिया और ईस्ट गेट की ओर निकल गई। रास्ते में उसे तरुण, नीति और वंदना मिल गए। तीनों बंदूकें लेकर दौड़ते आ रहे थे। ये पहले नॉर्थ गेट पर तैनात थे। नॉर्थ गेट के सामने की बिल्डिंग्स अभी नई थी और पूरी तरह बनी नहीं थी, इसलिए वहां कंस्ट्रक्शन का काफी मलबा और ऊंची नीची जमीन थी। आभा ने वहां एक बहुत गहरी और चौड़ी खाई खुदवाई थी, जिसमें टूटे हुए कांच भरवाकर उसे ढंकवा दिया था। नॉर्थ गेट से अंदर आने के लिए उस खाई को पार करना जरूरी था। अगर कोई उसमें गिर जाता तो जिंदा बचना नामुमकिन था। इसलिए वहां बस तरुण, कुछ और लोग और करीब 1 दर्जन रेजिडेंट्स को छोड़ा गया था। उसे पता था कि अगर संजय ने नॉर्थ गेट का प्लान भी किया हो तो ये ट्रैप उन्हें रोक देगा और वो अपने लोगों को बाकी जगहों पर शिफ्ट कर पाएगी। जैसा उसने सोचा था, संजय ने नॉर्थ गेट को टच भी नहीं किया। उसने सिर्फ ईस्ट, वेस्ट और साउथ गेट पर अटैक किया और आभा की मेन टीम भी वहीं तैनात थी। तो तरुण और बाकी लोगों को करने को कुछ मिला ही नहीं। आभा, लगता है नॉर्थ गेट से कोई आने वाला नहीं है। हम बस तुम्हारे साथ ही चलते हैं। भले ही हम कोई बड़े काम के न हो, लेकिन जरूरत पड़ी तो तुम्हारे लिए गोली तो खा ही सकते हैं ना। तरुण अपनी टिपिकल फ्लर्टी टोन में बोला। तो फिर तुम वेस्ट गेट पर जाओ, आभा ने कहा। तुम कहाँ जा रही हो, नीति ने पूछा। ईस्ट गेट। वो लोग अभी नॉर्थ गेट से ही आ रहे थे और भले ही उन्हें ईस्ट गेट की सटीक जानकारी नहीं थी, लेकिन लगातार चल रही गोलियों की आवाज से अंदाजा था कि लड़ाई काफी टफ चल रही है। ठीक है, तुम जाओ, हम यहाँ मैनेज कर लेंगे, नीति ने कहा। आभा ने सिर हिलाया और तेजी से ईस्ट गेट की ओर बढ़ गई। तुम ही तो कह रहे थे कि उसे प्रोटेक्ट करना है। तरुण ने नीति की ओर देखा। नीति ने घूरते हुए कहा, वेस्ट गेट गार्ड करना भी प्रोटेक्शन ही तो है, नहीं? तरुण, तुम्हारी बातों का कोई जवाब नहीं। कॉलेज टाइम में आभा बहुत शांत थी। अक्सर लोग उसे नजरअंदाज कर देते थे या बुली कर देते थे। कई बार नीति ही उसके लिए खड़ी होती थी। उसकी बातों में धार थी, कद लंबा था और जरूरत पड़ी तो टेबल तक पलट सकती थी, इसलिए बहुत सी लड़कियां उससे पंगा नहीं लेती थी। अब आभा को वैसे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं रही, लेकिन उसके साथ खड़े रहना और उस पर से बोझ हटाना, वो भी तो एक तरह की प्रोटेक्शन ही है। जब तरुण, नीति और बाकी लोग प्रतीक के साथ वेस्ट गेट पर ड्यूटी ले रहे थे, तब आभा ईस्ट गेट पर पहुंच गई। दूर से उसने प्रशांत को आते देखा। प्रशांत को साउथ गेट पर होना था, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा लोग और सबसे भारी फायर पावर था। ईस्ट गेट पर शुरू में कुछ रेजिडेंट्स ने ट्रैप्स चलाने में मदद की थी, लेकिन असल में राकेश ही पूरा फ्रंट संभाल रहा था। रेजिडेंट्स की शूटिंग स्किल्स बहुत काम नहीं आ रही थी, इसलिए वो बस थोड़ी फायर सपोर्ट दे रहे थे। बाद में राकेश ने उन्हें कहा कि जो लोग ट्रैप्स में मारे गए थे, उनकी बॉडीज को वो लोग हटा दें। प्रशांत आभा की ओर बढ़ा और बोला, इतना सब क्यों कर रही हो? बाहर कुछ ज़ॉम्बीज छोड़ दो, जिससे दुश्मन वैसे ही थक जाए, फिर आसानी से खत्म कर सकती हो। तुम मेरे ट्रम्प कार्ड हो। अगर तुम्हें अभी यूज कर लूंगी तो इम्पैक्ट ही खत्म हो जाएगा। अभी हम संजय के 50 लोगों को खुद ही हैंडल कर सकते हैं। देखो, बिना ज्यादा लॉस के हमने उसके 1/3 लोग पहले ही डाउन कर दिए हैं। प्रशांत को पता था कि आभा नहीं चाहती कि उसके हाफ ज़ॉम्बी होने का सीक्रेट किसी को पता चले। अगर उसने ज़ॉम्बीज बुलाकर हमला करवा दिया तो सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन वो भी जानता था कि ये बात ज्यादा दिन छुप नहीं सकती। तुम अब यहाँ हो तो जाकर राकेश की हेल्प करो। वो काफी देर से लड़ रहा है, थक गया होगा, आभा ने कहा और उसकी पोजीशन की ओर बढ़ गई। प्रशांत ने उसकी लंबी और स्ट्रॉन्ग बैक को देखा। वो सच में खुद को पूरी तरह रोक नहीं पा रहा था। अगर वो नहीं चाहती कि उसका सच बाहर आए तो थोड़ी बहुत हेल्प करना कोई बड़ी बात नहीं थी। पिछली बार संजय को घेरकर हराना काफी सेटिस्फाइंग था। इस बीच संजय के उस आदमी ने जो साउथ गेट गया था, कुछ और लोगों के साथ वापसी की। करीब 20 लोग आए। उन्होंने देखा कि संजय खुद एक अधगिरे पेड़ के पीछे छिपा हुआ था, तो वो गुस्से में भरकर ईस्ट गेट पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे। उनके पास ग्रेनेड्स और एक्सप्लोसिव्स भी थे, जो उन्होंने एक के बाद एक कटारा कम्युनिटी के अंदर फेंकना शुरू कर दिया। पूरा ईस्ट गेट कीचड़ और उड़ती ईंटों से तबाही बन चुका था। राकेश की फ्रंट शील्ड बुलेट से डैमेज हो चुकी थी। शुक्र है कि आभा ने डबल लेयर लगवाई थी, नहीं तो अब तक वो ढह चुकी होती। उसकी मशीन गन की बुलेट्स खत्म हो चुकी थी और उसे खड़े होकर रीलोड करना पड़ा। इसी छोटे से गैप में संजय और उसके आदमी कम्युनिटी के गेट तक पहुंच चुके थे। गेट पहले से ही टूटने की कगार पर था। राकेश ने जब उन्हें गेट के पास आते देखा तो उसने बाकी मशीन गन छोड़ दी और नई रीलोडेड गन को संजय की टीम की ओर मोड़ दिया। वो किसी हाल में इन लोगों को अंदर नहीं आने देना चाहता था। इसी बीच 2 ग्रेनेड सीधे उसकी पोजीशन की ओर फेंके गए। राकेश ने उन्हें उड़ते देखा, लेकिन अगर वो डच करता तो संजय की टीम अंदर घुस जाती। उसने बिना हिचक गोलियां चलाना जारी रखा। तभी वो दोनों ग्रेनेड्स हवा में ही फट गए। साथ ही 2 टूटे हुए तीर भी नीचे गिरे। संजय ने देखा कि उसके फेंके हुए ग्रेनेड्स किसी ने तीर से हवा में ही उड़ा दिए। उसकी नजर उस दिशा में गई जहां से तीर आए थे।
उसने देखा आभा। उसने अपना बो और एरो नीचे रखकर सबमशीन गन उठाई और बिना हिचक फायरिंग शुरू कर दी। कम्युनिटी के अंदर काफी कवर थे, तो उसने तेजी से एक राउंड फायर किया और तुरंत कवर में छुप गई। संजय की 2 टीम मेंबर्स घायल हो गए। एक की छाती में गोली लगी और वही मर गया, दूसरे के हाथ में लगी जिससे उसकी मूवमेंट स्लो हो गई। संजय गुस्से से तिलमिला उठा। फायर पावर बढ़ाओ, अंदर घुसो सब। बाहर ज्यादा कवर नहीं थे और ये चीज उनके लिए बड़ी मुसीबत बन रही थी। अगर वो कम्युनिटी के अंदर घुस जाते तो हालात पलट सकते थे। चैप्टर 240। जैसे ही संजय ने अपने लोगों को कम्युनिटी में घुसने का ऑर्डर दिया, साउथ गेट से वेदांत की टीम भी जोर शोर से आ गई। साउथ गेट पर क्या हाल है? आभा ने पूछा। वहां अब ज्यादा लोग बचे नहीं हैं। वेदांत भाई ने कहा कि वो अकेले साउथ गेट संभाल लेंगे और हमें तुम्हारी मदद को भेज दिया, एक आदमी ने जवाब दिया। बात करते करते संजय के लोग रेजिडेंशियल एरिया के अंदर घुस चुके थे। ये मानना पड़ेगा कि संजय के बंदे लड़ाई के मामले में काफी स्ट्रॉन्ग थे। उन्होंने बड़ी जल्दी अंदर तक रास्ता बना लिया था। असल में ये उसकी शुरू की पोजीशनिंग मिस्टेक थी। अगर वो सारा फायर पावर एक ही गेट पर फोकस करता तो शायद उसे इतनी भारी नुकसान नहीं होता। आभा के ऑर्डर का इंतजार किए बिना ही सभी ने ऑटोमेटिकली सही जगह पकड़ ली ताकि संजय की टीम को रोका जा सके। संजय के लोग भले ही ताकतवर थे, लेकिन प्रशांत के बंदे भी किसी से कम नहीं थे। वो सब मिलिट्री में ट्रेनिंग लेकर आए थे और उनका कोऑर्डिनेशन और स्किल्स संजय की टीम से कहीं ऊपर था। असल फर्क यही था, प्रोफेशनल सोल्जर्स के पास मिशन का सेंस होता है। वो हमेशा टीम की भलाई को खुद से ऊपर रखते हैं। जबकि संजय ने जो लोग इकट्ठा किए थे वो बस पैसा और ताकत के पीछे थे, ना कोई निष्ठा, ना कोई हिम्मत। हालात बिगड़ते देख वो पीछे हटने लगे। कोई पीछे नहीं हटेगा, संजय ने गुस्से में चिल्लाया, जब उसे अपने लोगों की बॉडी लैंग्वेज से समझ आ गया कि वो भागने का सोच रहे हैं। इतनी जाने गंवाने के बाद अगर अब वो पीछे हटता तो सब कुछ बेकार चला जाता। उसकी चीख का असर हुआ और उसकी टीम फिर से लड़ने को तैयार हो गई। आभा, हम भी साथ हैं, किसी ने पीछे से चिल्लाया। आभा ने पीछे मुड़कर देखा। रेजिडेंशियल एरिया के जितने भी लोग हथियार चलाना जानते थे सब आ गए थे। वो वही बंदूकें लिए हुए थे जो आभा ने पहले उनसे लेकर पेट्रोलिंग के लिए फिर से दी थी। हाँ, उनका परफॉर्मेंस मशीन गन या सबमशीन गन जितना नहीं था, लेकिन उनका हौसला कम नहीं था। आभा ने उन सबको दूसरी लाइन की सुरक्षा में खड़ा किया, बिल्डिंग्स के बीच वाले यार्ड में। अगर में गेट टूट जाता तो लड़ाई वहीं होती। उस समय कोई प्लान काम नहीं आता, बस कितने लोग साथ हैं और किसमें कितनी हिम्मत है वही सबसे जरूरी होता। यही सोचकर वो लोग मदद करने के लिए दौड़ते हुए आए थे। उनकी नियत नेक थी, लेकिन बिना प्लान के इस वक्त आगे बढ़ना सीधे मौत को दावत देना था। पहले कवर में जाओ, आभा ने कहा ही था कि सामने से गोलियां चल पड़ी। कुछ लोग वहीं ढेर हो गए। फिर दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। संजय बाकी नुकसान की परवाह किए बिना बचे हुए दर्जन भर लोगों को लेकर अंदर घुस आया। सभी पीछे हटो, आभा का गुस्सा फूट पड़ा। लोग एक एक कर बिना बात मारे जा रहे थे, बिना ऑर्डर के कुछ भी कर रहे थे। तभी डॉक्टर रमेश भी भीड़ में घुस आए, जिसे शायद बंदूक तक चलानी नहीं आती थी। वो भी ऐसे शोर मचाकर आया जैसे सबको खुद पर ध्यान दिलाना हो। नीचे झुको, आभा ने चिल्लाकर कहा। चाहे जितनी चिढ़ हो, लेकिन आभा जानती थी कि डॉक्टर रमेश को कुछ नहीं होना चाहिए। वो डॉक्टर अवस्थी के राइट हैंड और पूरे रेजिडेंशियल का इकलौता डॉक्टर था। वो भागकर उसके पास गई और उसे जमीन पर गिरा दिया। साथ ही प्रशांत और उसके लोगों ने सपोर्टिंग फायर दे दिया। एक हाथ से उसने डॉक्टर रमेश का सिर नीचे दबाया और दूसरे में अभी भी उसकी गन थी। इतने जोर से गिरने पर उसके हाथ की स्किन छिल गई और खून बहने लगा। डॉक्टर रमेश ने तुरंत उसका खून देखा, कुछ कहने ही वाला था कि तभी आभा के हाथ से कुछ चमका। उसके हाथ की हथेली से रेड लोटस जैसी आकृति निकल रही थी। डॉक्टर रमेश की आंखें फटी रह गईं। वो आभा को घूरते हुए बोला,
तुम्हारे हाथ में वो क्या है? वो एकदम शांत हुआ और एक प्लास्टिक बैग पकड़ा दिया। डायरेक्टर अवस्थी ने बनाया है, टीयर गैस है, शायद तुम्हारे काम आ जाए। आभा ने बैग लिया, तुरंत उठी और जोर से पुकारा, कुकू। कुकू हवा की तरह दौड़ता हुआ आया। अब सब तुम पर है। ये बैग उन लोगों के बीच में फेंक दो। कुकू ने बैग मुंह में लिया और दौड़ पड़ा संजय की ओर। संजय पहले भी सफेद वुल्फ देख चुका था, लेकिन ये कुछ अलग था। इसका फॉक्स जैसा फेस देखकर कोई भी इसकी ताकत को कम आंक लेता, और वो यही गलती कर बैठा। उसने गोलियां चलाईं, लेकिन कुकू ने सब चकमा दे दिया। तभी संजय को समझ आया कि इसे सीरियसली लेना होगा। गोली चलाओ, संजय चिल्लाया। लेकिन तभी हवा में से एक बैग उनके बीच आ गिरा। जोर की आवाज के साथ धुआं फैला और सबकी आंखों में जलन और नाक से पानी बहने लगा। टीयर गैस है, संजय ने तुरंत पहचाना। जो ट्रिक वो दूसरों पर यूज करता था, आज उसी के खिलाफ चल गई। जल्दी पीछे हटो, उसने आदेश दिया। उनकी हालत इतनी खराब थी कि आंखें तक खोल नहीं पा रहे थे। ऐसे में वहां रुकना मतलब खुद को टारगेट बनाना। जैसे ही कुकू ने टीयर गैस फेंका, आभा और उसकी टीम पहले से तैयार थी। ऐसा मौका छोड़ना बेईमानी होता। उस धुएं के बीच आभा की टीम ने संजय के सारे लोगों को एक एक कर खत्म कर दिया। कोई भी जिंदा नहीं बचा। संजय को भी कई गोलियां लगीं, लेकिन बुलेटप्रूफ जैकेट ने उसकी जान बचा ली। बची खुची गैस की धुंध का फायदा उठाकर वो ईस्ट गेट से भाग निकला। आधे रास्ते में उसे वेदांश मिलता है, जो कार चला रहा होता है। संजय तुरंत उसमें बैठता है और दोनों भाग जाते हैं। आभा का मन किया कि अभी अपनी स्पेशल स्पेस से ऑफ रोड व्हीकल निकाले और पीछा करे, लेकिन इतने सारे लोग वहां थे। उसका सीक्रेट खुल सकता था। वो बस गुस्से में उन्हें जाते देखती रही। एक झलक में ही उसे शक हुआ, ड्राइवर संजय की टीम का नहीं लग रहा था। वो साउथ गेट से आया था, जहां वेदांत ने सब कुछ क्लीन कर दिया था। फिर ये कैसे बच गया? आभा, सारे मारे जा चुके हैं, किसी ने कहा। आभा ने अपनी नजर हटाई और कहा, तो फिर सबकी बॉडीज एक जगह इकट्ठा करो और जला दो। लड़ाई खत्म होने के बाद कुछ लोग बॉडी साफ कर रहे थे, कुछ घायल उठाने में लगे थे। भले ही दुश्मन खत्म हो गया, लेकिन उनकी तरफ से भी नुकसान हुआ था। डॉक्टर रमेश लौटकर घायल लोगों का इलाज करने लगा। जाते जाते वो आभा को एक गहरी नजर से देख गए। जिन औरतों को आभा बाहर से लेकर आई थी, उन्होंने भी मदद करने की ठानी। कोई पानी लाया, कोई जमीन से खून धोने में मदद करने लगी। जब वो बिल्डिंग 5 की यूनिट 1 के पास पहुंची, तो वेदांत लौटते हुए दिखा। दोनों ने एक दूसरे को देखा, मुस्कान में राहत थी। कितनी जल्दी ग्रो कर रही हो, आभा। तुम तो अब स्ट्रैटेजिस्ट बन गई हो, वेदांत ने कहा। तुम और प्रशांत भी तो इसी कैटेगरी में आते हो, आभा ने जवाब दिया। कुकू, जो उनके साथ आया था, दोनों की बात सुनकर 2 बार भौंका। आभा ने उसके सिर पर हाथ फेरा, तुम्हारा रोल भी छोटा नहीं था। अगर लास्ट में तुमने टीयर गैस न फेंकी होती, तो शायद जीत इतनी जल्दी नहीं मिलती। कुकू ने लंबी हौंक दी, 2 बार आभा के चारों ओर घूमा, और फिर बॉडीज जलने की जगह की ओर दौड़ गया। तुम चुप क्यों हो? वापसी के रास्ते में वेदांश बिल्कुल चुप था, तो संजय से रहा नहीं गया। क्या बोलता? पूछता कि तुम इतनी बुरी हालत में कैसे फंस गए। वो तो जख्मों पर नमक छिड़कना होता, और वो मेरा स्टाइल नहीं है। चैप्टर 241 इंच। वेदांश हमेशा से ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता था। नॉर्मल लोग उसकी बातों को रूखा मान सकते थे, लेकिन अमीरों की दुनिया में इसे ईमानदारी कहा जाता था। संजय ने सीट के नीचे से पानी की बोतल निकाली, एक ही घूंट में खाली कर दी और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के खिड़की से बाहर फेंक दी। कटारा कम्युनिटी, अब वो मेरी होगी। वेदांश ने उसकी तरफ देखा। इतनी जगह है उससे बेहतर, तुम उसी पर क्यों अटके हुए हो? जब हम पहली बार यहाँ आए थे, तब तुम ऐसे नहीं थे। मैं हमेशा प्रैक्टिकल रहा हूँ। अगर जीत सकता हूँ तो लड़ता हूँ, नहीं तो चुपचाप निकल लेता हूँ। मैं कई सालों से भाग ही तो रहा था।
अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि शायद अब और नहीं भागना पड़ेगा, संजय ने बाहर देखते हुए कहा। मुसीबतों में ही असली हीरो निकलते हैं। ये कोई आम मुसीबत वाला समय नहीं था, ये तो एपोकैलिप्स था। और इस बार उठने की बारी संजय की थी। पहले वो एक भगोड़ा कहलाता था, जिससे लोग दूरी बनाते थे, जो एक ठीक ठाक नौकरी तक नहीं पा सकता था। अब वही बनना चाहता था, मुंबई का किंग। शायद आभा भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी। कुछ लोग एक जैसे सोचते हैं। आभा इतनी आसान नहीं है, वेदांश ने बोला। पता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, संजय बोला, और हैरानी की बात यह थी कि आभा का नाम सुनकर उसमें कोई गुस्सा नहीं था। उसका कॉन्फिडेंस एकदम कोल्ड और कंट्रोल था। कहीं तुम आभा को पसंद तो नहीं करने लगे? पसंद? इतना सस्ता समझे हो क्या? संजय हंस पड़ा। मुझे उसे अपने कदमों में देखना है, और मेरे नीचे। इन हालातों में मर्दों की औरतों के लिए लालसा बस एक जिस्मानी चीज बन चुकी थी, क्योंकि अब औरतें मिलना बहुत आसान हो गई थी। वेदांश पहले पूरी लाइफ लड़कियों के साथ मस्ती में ही लगा रहता था, लेकिन इस एपोकैलिप्स के बाद उसे सब बेमतलब लगने लगा। अब लड़कियां तो ऐसे पीछे पीछे घूमती थी जैसे भूखी कुत्तियां, बस एक रोटी के टुकड़े के लिए सब कुछ देने को तैयार। वेदांश को अब वो सब औरतें औरत नहीं लगती थी, और अब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं बचा था। तुमने खुद अपनी आंखों से देखा कि वो कैसी है, फिर भी उसके पीछे पड़े हो। देखना, ये तुम्हें ही ले डूबेगा। संजय ने वेदांश की तरफ देखा और अचानक पूछा, तुम्हें अपने भाई से मुलाकात हुई थी? वेदांश ने झटके में ब्रेक मारी और गाड़ी रोक दी। तुम क्या कहना चाह रहे हो? संजय हल्की सी मुस्कान में बोला। वेदांत तुम्हारा भाई है ना? तुम उससे मिले बिना कटारा से बचकर नहीं निकल सकते थे, तो तुम्हें पहले से सब पता था। वेदांश का चेहरा हल्का सा बदल गया। ऐसा लगा जैसे उसके दोस्त ने उसे गेम कर दिया हो। वो और संजय काफी समय से एक दूसरे को जानते थे। एक बार तो संजय ने उसकी जान भी बचाई थी। तब वेदांश कुछ रईस दोस्तों के साथ सी फिशिंग पर गया था और स्टॉर्म में फंस गया था। समुद्र में गिरा और फिर एक शार्क सामने आ गई थी। तब संजय ने उसे बचाया था। उसी दिन से वेदांश ने उसे अपना खास माना था। संजय को कभी भी कुछ चाहिए होता तो वेदांश जान लगा देता। संजय ने हंसते हुए कहा, असल में मुंबई के अमीरों की दुनिया में ये कोई सीक्रेट नहीं है कि तुम्हारा एक बाईबोन बड़ा भाई है, और तुम्हारे डैड का जो पक्षपात है वो भी सबको पता है। थोड़ा भी खोदोगे तो सब बाहर आ जाएगा। वेदांश का एक्सप्रेशन थोड़ा ढीला पड़ा और उसने फिर गाड़ी स्टार्ट कर दी। तुमने मुझे गाड़ी से बाहर न निकलने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि तुम्हें डर था कि वो मुझे शूट कर देगा। नहीं, मैं वेदांत से नहीं डर रहा था, मैं डर रहा था कि आभा तुम्हें शूट कर दे, संजय बोला। तुमने उसके लोगों को जख्मी किया है और उनका सामान भी चुराया है। वो ये हिसाब जरूर चुकता करेगी। वेदांत ने अपने सूखे होंठ चाटे और बोला, वो इस पर कुछ कर भी पाएगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये कहते वक्त उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं था। अगर आज संजय ने उसे गाड़ी में बैठने को न कहा होता, और अगर वेदांत स्नाइपर न होता, तो आज शायद वो वाकई मर जाता। वेदांत का नाम याद आते ही वेदांत को झुंझलाहट हुई। उसे सबसे कम किसी का एहसान लेना पसंद था, और आज उसी वेदांत ने उसे छोड़ दिया था। दूसरी ओर वो कौन था जिसने संजय को बचने में मदद की? आभा ने आखिरकार वो सवाल कर ही दिया जो उसके मन में था। वेदांत ने अपनी गीली मिलिट्री ग्रीन टी शर्ट उतारी और व्हाइट वाली पहन ली। इस मौसम में बाहर निकलते ही इंसान पसीने से भीग जाता है। वेदांत तो फिर भी नॉर्मल था, लेकिन आभा तो फुल स्लीव्स में भी ठंडी ठंडी दिख रही थी। वेदांत था, वेदांत ने बोला। वो पंखे के पास बैठा, 2 गिलास पानी डाले, एक आभा के लिए, दूसरा खुद पी गया। लगता है कि प्रशांत सही कह रहा था। आभा को बिल्कुल हैरानी नहीं हुई, और उसे इस बात पर गुस्सा भी नहीं आया कि वेदांत ने वेदांत को छोड़ दिया। विनय ने क्या कहा था? मरने से पहले उसने मुझे बताया कि संजय कुछ विदेशी ताकतों के साथ मिला हुआ है। ये ताकतें मुंबई में इन्वेस्टमेंट कंपनीज और हॉस्पिटल्स के बहाने घुस रही हैं। संजय तो बस एक ब्रिज है, असली मास्टरमाइंड मिलिट्री के अंदर है, और इसमें मुंबई के कई अमीर लोग भी जुड़े हैं, जिनमें तुम्हारा रॉय परिवार भी शामिल है। तुम्हें तो पहले से पता था, है ना? आभा ने जब विनय की बात वेदांत को बताई थी, तब उसने बस थोड़ा सा जिक्र किया था। वेदांत को शायद इन सब बातों की कोई खबर नहीं है, वेदांत बोला। डैड उसे बहुत ज्यादा लाड करते हैं, इसलिए उसे ऐसे झमेलों में कभी घसीटते नहीं। वो और संजय दोस्त है, क्योंकि संजय ने कभी उसकी जान बचाई थी। भले ही वेदांत का कोई गोल नहीं है, बेवकूफी करता हो, लेकिन वो वफादार है। तुम तो बड़े डिफेंड कर रहे हो अपने सस्ते भाई को। मैं बस ऑब्जेक्टिव हूँ। पर उस दिन उसके लोगों ने केशव और बाकी हमारे कुछ लोगों को बुरी तरह जख्मी किया था, एक को तो मार ही डाला, और सामान भी ले गए। ये सब मैं ऐसे ही नहीं छोड़ने वाली। हाँ, उनकी एक मजबूत क्लास लगनी चाहिए। आभा ने वेदांत की तरफ देखा, फिर आराम से सोफे पर टिक गई और बोली, इसका नाम शायद किस्मत की खुराफात है। उसे साफ दिख गया था कि भले ही वेदांत को वेदांत पसंद न हो, लेकिन वो फिर भी उसे अपने परिवार का हिस्सा मानता है, कम से कम अपने बाप से ज्यादा।
भले ही संजय का पूरा ग्रुप खत्म हो गया, लेकिन आभा की टीम को भी नुकसान हुआ था। जो मरे उन्हें बाकियों की तरह जला दिया गया, और जो जख्मी थे उन्हें अस्थायी मेडिकल सेटअप में भेजा गया, जहां डॉक्टर रमेश ने मोर्चा संभाला था। इतने सारे पेशेंट्स में वो अकेले तो थक ही गया था। शुक्र है कि रेणुका और 2 और महिलाएं आकर उसकी मदद करने लगी। शाम 9 बजे तक सारे जख्मियों का इलाज हो चुका था। डॉक्टर रमेश थका हुआ लड़खड़ाते कदमों से ऊपर गया। उसे बार बार आभा के हाथ पर दिखी वो छोटी सी कमल वाली इमेज याद आ रही थी। वो पूरी नहीं देख पाया था, ना ये समझ सका कि वो टैटू है या बर्थमार्क। उसके पिता की आखिरी ख्वाहिश थी कि वो अपने रिश्तेदारों को ढूंढे, लेकिन उसके पास ठीक से ढूंढने का मौका आया भी नहीं था कि तबाही शुरू हो गई। अगर आभा वाकई उसकी बुआ की बेटी निकली, तो शायद वही उसे उसके परिवार से जोड़ सकती है। उसका दिल बेचैन था। अब वो और रुक नहीं सकता था। उसे जल्द ही आभा की सच्चाई जाननी थी। चैप्टर 242। आभा ने उदय से जो हाईटेक फैब्रिक लिया था वो उसने वापस लौटा दिया ताकि वो उससे वेजिटेबल ग्रीन हाउस बना सके, लेकिन उसने उसमें से 3 कपड़े अपने लिए रख लिए थे। एक वो खुद पहन रही थी, और उसमें जो टेम्परेचर कंट्रोल इफेक्ट था वो लाजवाब था। बाहर का टेम्परेचर 35 से 40 डिग्री के करीब था, फिर भी उसे गर्मी का एहसास तक नहीं हो रहा था। अब वो ओवरसाइज सेट वेदांत को देने जा रही थी। जैसे ही वो बाहर निकली, उसे डॉक्टर रमेश कॉरिडोर में खड़े दिखे। आभा रुकी और उसकी ओर बढ़ी। डॉक्टर रमेश अब तक आराम करने नहीं गए? जख्मियों की ठीक से देखभाल हो चुकी थी और रात को ड्रेसिंग बदलने के लिए कोई न कोई ड्यूटी पर था। प्रतीक ने सारी रिपोर्ट उसे पहले ही दे दी थी, तो आभा ने इस बारे में दोबारा कुछ नहीं पूछा। डॉक्टर रमेश आभा के चेहरे की ओर देख रहे थे, लेकिन उनकी नजर जैसे कहीं और थी। डॉक्टर रमेश, आभा ने दोबारा पुकारा। तभी उनकी नजर धीरे धीरे आभा की आंखों से जुड़ गई। तुमने अभी क्या कहा? आभा को लगा कि शायद दिन भर की भागदौड़ के बाद डॉक्टर रमेश का दिमाग हिल गया है। वो हल्का सा मुस्कुराई। कुछ नहीं, आज बहुत मेहनत की आपने। जाकर थोड़ा आराम करो, अभी भी सबको आपकी जरूरत है। आभा, एक बात पूछ सकता हूँ? क्या बात? डॉक्टर रमेश ने एकटक आभा की तरफ देखा और धीरे से पूछा, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? आभा की मुस्कान अचानक जम गई। अचानक ये सवाल क्यों? मैंने सुना है कि तुम अपने डैड और सौतेली माँ के साथ रही हो हमेशा। तुम्हारी रियल माँ का क्या हुआ? डॉक्टर रमेश को आभा के चेहरे में कुछ अपने डैड जैसा दिखने लगा था। पहले कभी उसे ऐसा नहीं लगा था कि आभा उसके डैड से मिलती है, लेकिन अब उसकी आंखें, हाँ, उनमें कुछ तो वही बात थी। मेरी माँ का सरनेम शर्मा था। नाम था पल्लवी शर्मा। नाना जी अनुपम और नानी सुधा। आभा ने धीरे धीरे बोलते हुए डॉक्टर रमेश के एक्सप्रेशन पर नजर रखी। जहां पहले शौक था, वहां अब एक्साइटमेंट झलकने लगा। आभा, मैं हूँ तुम्हारा भाई। डॉक्टर रमेश ने लोहे की रेलिंग पकड़ते हुए कहा, मेरे डैड तुम्हारी माँ के बड़े भाई हैं। मैंने तुम्हें गोद में खिलाया था, याद है? आभा को याद था। उसे अपने मामा की वो केयरिंग स्माइल याद थी। उसके बीमार कमजोर छोटे कजिन की याद थी, जो ज्यादातर बिस्तर पर रहता था। लेकिन उसने कभी अपनी मामी को नहीं देखा, ना ही ने कभी उनका जिक्र किया। फिर एक दिन उसके मामा और वो छोटा कजिन एकदम से गायब हो गए थे। मुझे कुछ याद नहीं, आभा ने सादा सा जवाब दिया। डॉक्टर रमेश का एक्साइटमेंट धीरे धीरे बुझने लगा। मुस्कान भी फीकी पड़ने लगी। लोग उसे हमेशा किताबों में घुसा रहने वाला कहते थे। टीचर्स भी कहते थे कि वो दूसरों से ठीक से बात नहीं कर पाता। लेकिन वो बेवकूफ नहीं था। उसे अच्छी तरह समझ आ गया था कि आभा अब उससे दिल से दूर हो चुकी है। अब बातों में पहले जैसा अपनापन नहीं रहा था। और वैसे भी अगर कोई अनजान इंसान सामने आकर ये कहे कि वो उसका कजिन है, तो नॉर्मल इंसान भी थोड़ा डिफेंसिव हो जाएगा, वो भी ऐसे वक्त में जब दुनिया टूट चुकी है। सॉरी, इतने सालों में कभी वापस नहीं आ सका। न दादा दादी की कोई खबर ली, न बेटे का फर्ज निभा पाया। तुम्हारे डैड कहाँ हैं? आभा ने पूछा। रमेश ने आसपास देखा, फिर धीरे से बोला, बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी सब बताऊंगा। पर एक और बात है। क्या? तुम्हारा दाहिना हाथ दिखा सकती हो? उसने धीरे से पूछा। आभा उस वक्त अपने राइट हैंड में कपड़े पकड़े हुई थी। राइट हैंड का नाम सुनते ही उसका हाथ हल्का सा सिकुड़ा। क्या डॉक्टर रमेश को भी उस बर्थमार्क के बारे में पता था? क्या उसने जानबूझकर धीरे से पूछा ताकि कोई और न सुन ले? एक पल में आभा के दिमाग में हजारों थॉट्स दौड़ गए। फिर वो आगे बढ़ी और गेट के पास जाकर अपने दाहिने हाथ की हथेली खोल दी। वो खुद भी जानना चाहती थी, उसे कितना पता है। डॉक्टर रमेश ने उसकी हथेली में उकेरे हुए उस नाजुक चमकते कमल को देखा और जैसे चैन की सांस ली। इस बर्थमार्क में कुछ गड़बड़ है क्या? डॉक्टर रमेश ने उसके उंगलियां पीछे की ओर मोड़ते हुए गंभीरता से कहा, आभा, किसी भी हालत में किसी को भी ये कमल वाला बर्थमार्क मत दिखाना। आभा की आंखें चमक उठीं। क्यों? मुझे सुन लो बस, ये तुम्हारी सेफ्टी से जुड़ा है।
थोड़ी देर की चुप्पी के बाद डॉक्टर रमेश ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम्हारे अंदर कोई खास ताकत हो? बहुत सोच विचार के बाद डॉक्टर रमेश ने यह सवाल किया। आभा ने सिर हिलाया। मुझे कभी कुछ अलग महसूस नहीं हुआ। ये बर्थमार्क भी हमेशा से था, लेकिन कभी खास नहीं लगा। डॉक्टर रमेश उसके और पास झुकते हुए धीरे से फुसफुसाया। ये बर्थमार्क एक बहुत बड़े राज से जुड़ा हुआ है। इसे किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अभी मैं इससे ज्यादा नहीं बता सकता। अगर कभी मेरे डैड से मिलना हुआ तो वो तुम्हें सब कुछ बताएंगे, और अगर नहीं तो ये राज मेरे साथ ही चला जाएगा। तुम इसे बस एक नॉर्मल निशान मानो, ओके? वेदांत ने देखा कि आभा और डॉक्टर रमेश दरवाजे पर खड़े कुछ फुसफुसा रहे हैं। डॉक्टर रमेश के चले जाने के बाद ही वेदांत उसकी ओर आया। डिनर रेडी है। तुम्हारी फेवरेट खट्टी तीखी वर्मीसेली बनाई है। आभा पलटी और वापस चलते हुए हाथ में पकड़ा कपड़े का सेट वेदांत को थमा दिया। ये तुम्हारे लिए है। वेदांत ने तुरंत पहचान लिया कि ये वही हाईटेक फैब्रिक है जो आभा खुद अपनी शर्ट के नीचे पहने रहती है। तुम अपने लिए रख लो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। भले ही उसने कभी आभा से नहीं पूछा कि वो क्या पहनती है, पर वो समझ गया था कि ये नॉर्मल कपड़े नहीं है। ये स्पेशल सूट मुझे उदय से मिला है। अगर खराब हो भी जाए तो मैं फिर से उससे ले सकती हूँ। मैं अकेले दो दो सेट पहन भी नहीं सकती। वैसे भी उस बंदे ने काफी तगड़ा सामान छुपा रखा है। कभी फिर से उसके दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ेगी। ये सुनते ही वेदांत ने मना नहीं किया और दोनों साथ अंदर चले गए। दूसरी ओर उदय वेजिटेबल ग्रीनहाउस के पास बैठकर सब्जियों की ग्रोथ देख रहा था। अचानक 2 बार छींक आया। एक खरगोश चौंक पड़ा, उसके कान खड़े हो गए। तुम्हारे जैसे डरपोक खरगोशों को मैं क्यों पाल रहा हूँ जब मैं खुद इतना बिंदास हूँ? पिछले कुछ दिनों में उदय इन दोनों खरगोशों से कुछ ज्यादा ही क्लोज हो गया था। पहले जहाँ उसे डर लगता था, अब वो इनके पास बैठकर सुकून महसूस करता था। ये दोनों खरगोश सच में किसी खजाने से कम नहीं थे। जो अजीब से कीड़े अचानक दिखने लगे थे, उनसे ये ऐसे निपटे जैसे गेम के हीरो। 2-3 दिनों में सारे कीड़े गायब। जो सब्जियां पहले चबाकर सिर्फ तनों तक रह गई थी, अब फिर से एकदम फ्रेश होकर उग रही थी। उदय को पूरा यकीन था कि ये सब इन खरगोशों की वजह से हो रहा है, वरना उसकी प्रेडिक्शन थी कि ये सब्जियां तो अब बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन अब पहले से भी ज्यादा हरी भरी लग रही थी। उसने टेस्ट भी करवा लिया था। फिलहाल इंसानों को इनसे कोई नुकसान नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स का तो कोई गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि वो इस लाइन का एक्सपर्ट नहीं था। अब उसे ये सब डॉक्टर अवस्थी और उनकी टीम को देना था, फाइनल रिसर्च के लिए। चैप्टर 243। संजय सर, एक औरत कार चोरी करने की कोशिश में पकड़ी गई है, अब बताओ क्या करना है? जैसे ही संजय वापस लौटा, गैराज का इंचार्ज उसके पास रिपोर्ट लेकर आ गया। संजय वैसे ही मूड में नहीं था। उसने बिना सोचे सीधा कह दिया, उड़ा दो। जी सर। वो आदमी ऑर्डर मिलते ही मुड़ गया। वेदांश भी गाड़ी से उतर रहा था। उसने हल्के से पूछा, इतनी हिम्मत किसकी हुई जो यहाँ कार चुराने आ गया? संजय ने भी उस आदमी की तरफ देखा। वो आदमी थोड़ा झिझका, लेकिन फिर बोला, एक औरत थी, अपना नाम दिशा बता रही थी। वेदांश के सामने उसने सच्चाई पूरी नहीं बताई। जैसे कि दिशा कौन है, उसकी पहचान क्या है? दिशा? वेदांश हंस पड़ा, लेकिन वो हंसी कड़वी थी। मेरी सौतेली माँ? उसे दिशा से कोई खास लगाव नहीं था। वजह उसका अफेयर नहीं, बल्कि पहली मुलाकात से ही उसे दिशा फेक लगी थी। शायद इसे ही वाइब्स नहीं मिलना कहते हैं। उसे अपने डैड की आते पता थी। उसकी माँ ने बहुत पहले ही तलाक ले लिया था और बाद में दोनों ने अपनी अपनी नई शादी कर ली थी। ये सब कानूनी और सही था, इसीलिए वेदांश को प्यार जैसी चीजों में भरोसा नहीं था। पहले उसके डैड ने जब घरवालों ने उसकी शादी तय की तो मना कर दिया। इस वजह से वेदांत और उसकी माँ को कई सालों तक उसी घर में रहना पड़ा, पर बिना इज्जत और पहचान के। उस दौरान उसके डैड और उनकी नई बीवी बहुत प्यार दिखाते थे, कस्में खाते थे। लेकिन फिर कुछ सालों बाद उनका भी वही हाल हुआ, प्यार खत्म हो गया और नई बीवी की हालत भी वैसी ही हो गई जैसी पहले वेदांश की माँ की थी। उसे यहाँ ले आओ, संजय ने कहा और अंदर की तरफ बढ़ गए। वेदांश भी पीछे पीछे चल पड़ा। बेटा होने के नाते वो बस एक फॉर्मेलिटी निभा रहा था, डैड की ओर से सौतेली माँ से मिलना। दिशा को उम्मीद नहीं थी कि संजय के आदमियों को उसके स्टेटस की इतनी कम परवाह होगी। उसने अपना नाम, मकसद सब बताया था, लेकिन सबके चेहरे ऐसे सख्त थे जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। आखिरकार उसने गन निकाल ली, डराने के लिए, लेकिन उल्टा वो सीरियस हो गए। उसकी गन छीन ली और उसे बांध दिया। अब गुस्से में भरी दिशा सीधा संजय के रूम में घुसी, दरवाजा धक्का मारकर खोला। संजय, ये सब क्या चल रहा है? तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब ऊपर तक रिपोर्ट नहीं करूंगी? ये सीधे सीधे देशद्रोह है। संजय को न देशद्रोह की परवाह थी, न ऊंचाई की। वो हमेशा अपने तरीके से चलता था, नियमों की परवाह नहीं करता था।
दिशा के तीखे तेवरों के सामने भी संजय बस हल्का सा मुस्कुराया। मैं तुम्हें अपने साथ इसलिए नहीं लाया क्योंकि मैं तुम्हारा भला चाहता था। अगर तुम आभा के इलाके में जाती तो शायद वापस न लौट पाती। क्या? दिशा ने मुंह टेढ़ा किया। आभा ने तुम्हारे आदमियों की छुट्टी कर दी क्या? और तभी उसकी नजर गई। सामने कोई बैठा था, जाना पहचाना चेहरा। सौतेली माँ, काफी टाइम बाद मिलना हुआ। वेदांश ने उसे देखते ही बोला, जैसे ये कोई नॉर्मल ग्रीटिंग हो। दिशा ने गुस्से में कहा, तुम्हारे डैड से मेरा रिश्ता तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। मेरा अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है। उसे सौतेली माँ कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं था। रिश्ता चाहे कैसा भी हो, एक बार जो बन गया, समाज में उसकी इज्जत तो रखनी चाहिए। दिशा ने लंबी सांस ली, गुस्सा पी लिया और वेदांश को इग्नोर करते हुए संजय की तरफ घूमी। सीरियसली संजय, क्या सच में तुम आभा के सामने हार गए? हाँ, पूरी तरह से हारे, संजय ने खुलकर मान लिया। उसके पास कुछ बहुत काबिल लोग हैं। वैसे वो एक्सपर्ट जो तुम लेकर आई थी, उसका क्या हाल है अब? तुमने उसे किसी कोने में फेंक दिया, न ढंग का सामान दिया, न इज्जत। और जब कभी किसी ने उसे तंग किया तो तुमने चुप्पी साध ली। अब तुम चाह रहे हो कि वो जादू दिखाएं? जिस एक्सपर्ट की बात हो रही थी वो था प्रवीण। दिशा उसे लेकर आई थी, बड़ी सिफारिश के साथ। संजय ने पहले भरोसा किया था, कुछ लैब इक्विपमेंट भी मंगवाए, लेकिन प्रवीण का एटीट्यूड ही कुछ और था, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वही हो। कुछ दिन पहले जब कुछ जख्मी लोगों के घाव में अजीब सी हरे रंग की मक्खियां उग आई थी और उन्हें चाटकर हड्डी तक साफ कर डाला था, तब संजय ने प्रवीण से मदद मांगी। प्रवीण ने घमंड में जवाब दिया, ये तो वायरस है, गर्मी की वजह से फैल रहा है। जब तक सड़ा हुआ टिश्यू नहीं हटाया जाएगा, ये नहीं रुकेगा। संजय ने हंसकर कहा था, मतलब अगर हम सबका गोश्त उतार दें तो मक्खियां चली जाएंगी। बाद में पता चला कि प्रवीण असल में कोई एक्सपर्ट नहीं था, बस एक पुराना लैब असिस्टेंट था जो थोड़ा ज्यादा जानता था और खुद को साइंटिस्ट समझने लगा था। तो जब संजय ने तुम्हारा एक्सपर्ट कहा तो वो सीधा सरकास्म था। लेकिन दिशा को ये बात समझ नहीं आई। उसे लगा संजय अब प्रवीण को सीरियसली लेने लगा है। क्या चाहिए उसे? कौन से इक्विपमेंट, कौन सी चीजें? किसी हत्यारे को बिना तलवार के कैसे लड़ने को कह सकते हो? अगर तुम चाहते हो कि वो कुछ बनाए तो उसे चीजें भी देनी होंगी। तुमने जो कबाड़ और एक्सपायर दवाएं लाकर दी थी, उनसे तो भगवान भी कुछ नहीं बना सकता। संजय ने सिर हिलाया और दरवाजे की ओर देखा। जाओ, प्रवीण को बुलाओ। प्रवीण को जब ये सुनने को मिला कि संजय उसे बुला रहा है तो उसके होश उड़ गए। वो खुद जानता था कि वो बस थोड़ा बहुत जहर बनाना जानता था और आम लोगों को बेवकूफ बनाना उसका टैलेंट था। अब अगर उसे असल में कुछ बनाकर दिखाने को कहा गया तो वो तो गया। वो जैसे तैसे शांत दिखने की कोशिश करता रहा ताकि संजय को उसकी कमजोरी समझ न आए। लेकिन पिछली बार फ्लाई वाली गलती के बाद संजय का मूड उसके लिए पहले से ही खराब था। अब अचानक बुलाया गया था, कुछ तो गड़बड़ थी। क्या कर रहे हो? जल्दी चलो, उसे बुलाने वाला आदमी चिल्लाया। प्रवीण ने चश्मा ठीक किया। हाँ, आ रहा हूँ, अभी आया। उसने टेबल पर रखी शीशियां ऐसे ही छोड़ दी और संजय के रूम की तरफ चल पड़ा। अंदर पहुंचा तो देखा दिशा भी वहां थी। थोड़ी राहत मिली, कम से कम उसके लिए एक बैकअप तो था। संजय सर, आपने बुलाया? संजय ने ठंडी नजर से देखा। बैठो। प्रवीण कुर्सी पर बैठ गया। मैडम दिशा तुम्हारी बहुत तारीफ करती हैं। कहती हैं कि तुम असली साइंटिस्ट हो, इसलिए सोचा थोड़ा तुमसे तुम्हारी जरूरतों के बारे में पूछ लूं। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ। मैं पढ़े लिखों की बहुत इज्जत करता हूँ। प्रवीण को संजय की बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। अगर वाकई इतना इज्जत करते तो उसे इतने दिन साइड में नहीं डाला होता। वैसे साइंटिस्ट कहलाने में भी उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन ये टाइटल संजय जैसे लोगों से बेहतर था। और वैसे भी पिछले हादसे के बाद वो जानता था कि संजय उसे अब सीरियसली नहीं लेता। अब अचानक ये मायाजाल क्यों फैला रहा है? प्रवीण सोचने लगा, शायद एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए। चैप्टर 244। दिशा जी ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है और भाई संजय भी कोई मतलबी इंसान नहीं है। मैं खुद को कोई बड़ा वैज्ञानिक नहीं बताता। असल में मैं तो बस रिसर्च इंस्टीट्यूट में छोटे मोटे काम करता था। बड़े प्रोजेक्ट्स में तो कभी नाम भी नहीं आया। बस दवाइयां बनाने का थोड़ा एक्सपीरियंस है। दवाइयां बनाना? संजय ने प्रवीण को गौर से देखा। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? दिशा संजय की जगह से बाहर निकली तो दरवाजे पर प्रवीण से टकरा गई, जो अभी तक गया नहीं था। दिशा जी। जब से प्रवीण को दिशा की रियल आइडेंटिटी पता चली थी, उसने उसे बहुत तमीज से ट्रीट करना शुरू कर दिया था। और वैसे भी उसे यहाँ उसकी प्रोटेक्शन की जरूरत थी। दिशा रुक गई और नाराज होकर बोली, मैंने इतनी मेहनत से संजय के सामने तुम्हारी तारीफें की और तुमने तो सीधा सब कुछ उगल दिया। प्रवीण को पता था दिशा क्यों नाराज है। वो चाहती थी कि वो थोड़ा ओवरएक्ट करके संजय का भरोसा जीत ले, पर वो जानता था संजय कोई बच्चों वाला नहीं है जो चुटकी में बेवकूफ बन जाए। अगर वो इतना आसान होता तो आज उस पोजीशन पर ना होता।
उसने मन ही मन सोचा, औरतें बस छोटी सोच वाली होती हैं। पर बाहर से प्रवीण मीठा बना रहा। मुझे पता है तुम मेरी भलाई चाहती हो, लेकिन पिछले हादसे के बाद संजय वैसे ही मुझसे चिढ़ा हुआ है। अगर मैं और ड्रामा करता तो शायद आज जान से हाथ धो बैठता। ऐसे में सच्चा रहना ही बेहतर है। जब तक इंसान में एक चीज की स्किल है, उसे बेकार नहीं समझा जाएगा। दिशा ने हल्के गुस्से में कहा, आजकल लोगों को बचाने वाले की जरूरत ज्यादा है, मारने वाले की नहीं। अगर तुम संजय की मदद नहीं कर पाए आभा के खिलाफ पलटवार करने में, तो सोचते हो वो तुम्हें जिंदा छोड़ेगा? प्रवीण ने सिर हिलाया, बिल्कुल मानता हूँ। पर अगर मैं ईमानदार ना होता तो शायद अभी मारा जा चुका होता। दिशा ने हाथ घुमाते हुए बोला, ठीक है, जो तुम्हें सही लगे वो करो। दूसरी तरफ आभा की थ्योरी अब सही साबित होती दिख रही थी। जिन लोगों ने स्पेशल दवा ली थी, उनके दिमाग में एक तरह का पत्थर जैसा कड़ा हिस्सा बन गया था। और ये चीज जानवरों की आवाजें भी बदल सकती थी। पौधों पर इसका असर होगा या नहीं, ये तो डॉक्टर अवस्थी और उनकी टीम की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। आभा उस स्टोन को पलट पलट कर देख रही थी जो उसे कुकू ने दिया था, एक ज़ॉम्बी के सिर से निकाला गया था। इंसानों के ब्रेन वाले पत्थर से ज्यादा क्लियर और चमकीला था। पर इसका असली काम अभी भी उसके लिए एक मिस्ट्री था। तभी राकेश की आवाज वॉकी टॉकी में गूंजी, आभा, मैं राकेश हूँ। हमारे बॉस ने कहा है कि तुम्हें नीचे बुलाओ, कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है, आती हूँ अभी। आभा ने स्टोन संभाल कर रखा और नीचे जाने लगी। रास्ते में उसकी टक्कर उदय से हो गई। एक नजर में आभा ने पहचान लिया कि उदय ने भी वही हाईटेक फैब्रिक वाली ड्रेस पहन रखी है। उदय ने नमस्ते किया और निकलने लगा। रुको जरा, आभा ने उसे आवाज दी। तुम जानते हो मैं काबिल लोगों को माफ कर देती हूँ, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। उदय पीछे मुड़ा और बोला, मेरी प्यारी बहन, मैंने बस उस फैब्रिक से कुछ टुकड़े काटे थे। अगर तुम्हें भरोसा नहीं तो मैं कपड़े उतार देता हूँ, देख लो, मेरी ड्रेस भी आधी उधड़ी हुई है या पूरा हाईटेक सूट है। और वो सच में कपड़े उतारने लगा। आभा चुपचाप देखती रही और यही चुप्पी उदय को अंदर से हिला गई। उसे लगा था कि आभा रोक लेगी, पर जब उसने कुछ नहीं कहा तो उदय ने दांत भींचे और अपनी जैकेट के बटन खोल दिए। फिर पैंट की ओर बढ़ा ही था। खक खक, किसी के खांसने की आवाज आई। उदय ने फटाफट कपड़े ऊपर खींचे और पीछे देखा। प्रशांत खड़ा था। उदय ने पहले शर्म और फिर सिंपैथी से उसे देखा, फिर बिना कुछ बोले निकल गया। प्रशांत समझ ही नहीं पाया कि उदय ने उसे ऐसे क्यों देखा। और आभा का एक्सप्रेशन जरा भी नहीं बदला। क्या जरूरत थी मेरी? प्रशांत ने आखिरकार पूछा। उसके दिमाग में अभी भी वही सीन घूम रहा था। उदय आभा के सामने कपड़े उतार रहा था। हालांकि उसका ऐसा कोई मतलब नहीं था, लेकिन सरप्राइज बहुत ज्यादा था। अब जब आभा फिर से सीरियस हो चुकी थी तो प्रशांत ने खुद को कंट्रोल किया। मेरे सीनियर ने मुझसे कांटेक्ट किया है। कोई मिशन दिया क्या? प्रशांत ने सिर हिलाया। मैंने उन्हें बताया कि मेरी टीम खत्म हो चुकी है, अब बस मैं ही बचा हूँ। उन्होंने कहा कोई मिलेगा मुझसे। ना पहले आए ना बाद में। अभी याद आया उन्हें? बात करने की बात नहीं लग रही है। प्रशांत ने हामी भरी। क्या काम देना है वो शायद जो मिलने आएगा वही बताएगा। तुम्हारा क्या प्लान है? हम सबको कटारा कम्युनिटी से प्यार है। ये जगह हमारे लिए घर बन चुकी है। लेकिन जब कुछ बड़ा होता है तो किसी को तो खड़ा होना पड़ता है। मैं अकेले मिलने जाऊंगा, पहले देखूंगा कि ऊपर वाले क्या चाहते हैं। उसके बाद ही तय करूंगा कि राकेश और बाकी लोगों को बताना है या नहीं। मुलाकात कब होगी? नहीं बताया, बस कहा है कि फिर से कॉल करेंगे। जब भी बात हो मुझे सबसे पहले बताना। आभा, असल में याद रखना तुम मेरे ट्रम्प कार्ड हो। अगर तुम कहीं जाना चाहते हो तो मेरी परमिशन जरूरी है। प्रशांत हल्के से मुस्कराया। जानता हूं, बिना अलविदा कहीं नहीं जाऊंगा। आभा वापस आई तो वेदांत को सब कुछ बता दिया। अभी नहीं कहा जा सकता कि दोस्त है या दुश्मन। फिलहाल उसे जाने देना ही ठीक है, वेदांत ने कहा। वैसे आभा, मुझे भी एक खबर देनी है। कहीं तुम्हारे मिलिट्री वाले सीनियर ने भी तुमसे कांटेक्ट तो नहीं किया? वेदांत चुप रहा। यानी हाँ। आभा ने गहरी सांस ली। मुझे पहले से समझ जाना चाहिए था कि तुम दोनों के पीछे कोई बैकअप होगा। मुझे इस गेम में पड़ना ही नहीं चाहिए था। वेदांत ने उसका हाथ पकड़ा। वो बहुत अच्छा इंसान है, जिम्मेदार और लोगों की परवाह करने वाला। उसके साथ चीजें एक दिन नॉर्मल हो जाएंगी। उसने कुछ लोग भेज भी दिए हैं हमारी मदद के लिए। मदद करने या मुझे अपने ग्रुप में लेने। अब आभा खुद हॉट केक बन चुकी थी। हर कोई उसे चाहता था, लेकिन उसे तय करना था कि वो किसे हाँ कहे। मदद करने जो आएंगे वो तुम्हारे अंडर ही काम करेंगे। अब आभा का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा। अच्छा रहेगा। जब वो लोग यहाँ पहुंचेंगे तब हमारी बारी होगी पलटवार करने की। संजय से अभी बहुत कुछ लेना बाकी है। और उस ऑयल फील्ड पर भी जाना होगा जहां नवीन हमें पहले ले गया था।
आभा पहले से ही सोच चुकी थी कि रात में ठंड के वक्त निकलना बेहतर रहेगा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, वेदांत बोला। इस बार मैं खुद टीम को लेकर बाहर जाऊंगी और तुम यहाँ रहकर मोर्चा संभालना। अगर संजय या उसके लोग दोबारा हमला करें तो उन्हें तुम ही रोकोगे। ठीक है, वेदांत ने जवाब दिया। कौन अंदर रहेगा और कौन बाहर जाएगा, इसका डिसीजन हमेशा आभा का ही फाइनल होता था। रात करीब 10 बजे आभा कटारा से 10 लोगों को और राकेश की टीम के 4 लोगों को लेकर बाहर निकली। अब जब बाढ़ का पानी उतर चुका था तो याद छोड़ दी गई थी और ट्रक दोबारा यूज हो रहे थे। राकेश ड्राइव करते हुए बोला, सच कहूं तो जमीन पर गाड़ी चलाना ज्यादा सेफ लगता है। याद भी ठीक है, लेकिन हमेशा पानी पर हिलते रहना अजीब लगता था। नीति बोली, अब नखरे कर रहे हो। शुक्र मनाओ कि लकड़ी की पटरी पर नहीं जाना पड़ रहा। सच बात है, राकेश हंसा। इसलिए तो कहता हूँ, अगर अच्छा खाना और ज़ॉम्बी फ्री ट्रिप चाहिए तो आभा से चिपके रहो। नीति ने उसके कंधे पर एक ढोल जमाई। बस कर यार, कोई नजर न लगा दे, मुंह बंद रखो अपना। चैप्टर 245। राकेश को अभी भी याद था कि पिछली बार जब वो बाहर गए थे उसने बड़े कॉन्फिडेंस से कह दिया था, यहाँ तो ज़ॉम्बी ही नहीं है, और फिर जैसे पूरी ज़ॉम्बी आर्मी उन पर टूट पड़ी थी। थू थू, मैंने बेवकूफी की थी यार, वो खुद ही अपने मुंह पर थूकता हुआ बोला। लेकिन किस्मत फिर भी उसके साथ नहीं थी। आगे का रास्ता पूरी तरह ज़ॉम्बीज से ब्लॉक था और राकेश की आंखों में तो जैसे आंसू आने को थे। उसने कसम खाई कि अगली बार जब बाहर निकलेगा मुंह पर टेप चिपका कर ही निकलेगा। लेकिन वो सब बात की बात थी। अभी का सवाल था इन ज़ॉम्बीज से कैसे निपटा जाए। पिछली बार जब हम सामान लाने गए थे तब उन लुटेरों से सुना था कि साउथ सिटी अब ज़ॉम्बी का अड्डा बन गया है। बाहर निकलो तो सामने ज़ॉम्बी। वो तो ये भी कह रहे थे कि शायद नॉर्थ सिटी के सारे ज़ॉम्बी वही चले गए हों, एक बंदा बोला जो पहले केशव के साथ सप्लाई मिशन पर गया था। थोड़ी सी चोट लगी थी लेकिन अब पूरी तरह फिट था। केशव की भी हालत अब ठीक थी। वंदना ने भले ही उससे रिश्ता तोड़ लिया था लेकिन उसका ध्यान रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब वो खुद चल फिर सकता था, बस कोई भारी काम नहीं करना था। क्या पता यार, हमारी टुकड़ी से डरकर ही सारे ज़ॉम्बी भाग के साउथ सिटी चले गए हों। शायद ये भी आभा के होने की वजह से था। इतनी ज्यादा तादाद में ज़ॉम्बीज को देखकर भी लोग मजाक करने की हिम्मत रख रहे थे। लेकिन आभा, जो अब तक चुप थी, ज्यादा पॉजिटिव नहीं थी। उसने सीरियस टोन में कहा, ज्यादा कूल बनने की जरूरत नहीं है। माहौल बदल रहा है, ज़ॉम्बी लगातार म्यूटेट हो रहे हैं। अभी तक हमें पता ही नहीं है कि ये सामने वाले ज़ॉम्बी किस कैटेगरी के हैं। बस इतना सुनना था कि सबकी मजाकिया हवा निकल गई। ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा और बहुत करीब थे, इसलिए कार सीधे क्रैश करके निकल नहीं सकती थी। उन्होंने काफी दूर गाड़ी रोक दी और सोचा पहले एक राउंड शूटिंग से थोड़ा रास्ता साफ किया जाए। कटारा कम्युनिटी के लोग संजय की टीम जितने प्रो नहीं थे लेकिन फिर भी लड़ सकते थे। गोलीबारी शुरू हुई, सबने ज़ॉम्बीज के सिर और दिल पर निशाना लगाया। लेकिन गोलियां ज्यादा टारगेट पे नहीं लग रही थी। साले, अब तो ये ज़ॉम्बी बुलेट्स भी डॉज करने लगे। एक ने झल्ला कर कहा। साफ था, ये कोई अच्छा संकेत नहीं था। राकेश और उसके 4 साथी स्पेशली ट्रेन किए गए थे, असली लड़ाइयों का एक्सपीरियंस भी था। तो चाहे ज़ॉम्बी बुलेट डॉज कर लें, ये लोग उनके सिर पे हिट जरूर कर देते। लेकिन कटारा के बाकी लोग उतने सटीक नहीं थे। इतनी फायरिंग के बावजूद बहुत कम ज़ॉम्बी मरे। वो लोग अब गाड़ी के एकदम पास पहुंच चुके थे। नीति बोली, सीधा क्रैश करके निकलो यहाँ से, वरना सब ज्यादा पास आ गए तो और मुश्किल हो जाएगी। राकेश ने जवाब दिया, अभी की दूरी में एक्सीलरेटर पूरा दबा भी दिया तो भी शायद ब्रेक नहीं कर पाएंगे। ज़ॉम्बीज का घेरा, जगह ही कम है। आभा ने कमांड दी, जब ये लोग सिर्फ 50 मीटर दूर हों तभी ग्रेनेड्स फेंको, बिल्कुल सेंटर में। बीच में एक रास्ता बन जाए तो गाड़ी निकाल लेना। कुछ सेकंड बाद ही आभा ने चिल्लाकर कहा, फेंको। कुछ ग्रेनेड्स ज़ॉम्बी हर्ड के बीच में जा गिरे। एक जोरदार धमाके में कई ज़ॉम्बी उड़ गए और बीच में एक गैप बन गया।
उसी गैप को पकड़कर आभा और उनकी कोल्ड ट्रक वाली भारी गाड़ी फुल स्पीड में घुस पड़ी। जैसे ही गाड़ी उस गैप में घुसी, ज़ॉम्बी कुछ सेकंड तक शॉक में रह गए, लेकिन फिर दोबारा सेंटर में आकर लाइन बना ली। यहाँ तक कि जिनके शरीर आधे उड़ चुके थे, वो भी उठकर वापस खड़े हो गए। नीति गुस्से से चिल्लाई, साले इन ज़ॉम्बीज़ को क्या बंदर की खोपड़ी खिला दी किसी ने? अब तो ये स्ट्रैटेजी भी समझने लगे हैं। गाड़ी चारों तरफ से घिर चुकी थी, लेकिन शुक्र था कि आज जो ट्रक लिया गया था वो कोई हल्की एसयूवी नहीं, बल्कि एक भारी भरकम कोल्ड ट्रक था। स्पीड भले ही कम थी, लेकिन वजन भारी था। जहां से गुजरी वहां ज़ॉम्बी मटन बनते गए। गाड़ी तो निकल गई, लेकिन पीछे से सारे ज़ॉम्बी अब दौड़ पड़े उनके पीछे। आभा ने रियर व्यू मिरर में देखा, पूरा ज़ॉम्बी रथ, अधूरे शरीर, आधे चेहरे, सब उनकी गाड़ी के पीछे भाग रहे थे। कुछ 100 मीटर दौड़ने के बाद वो सब एक साथ रुक गए, ऐसे जैसे किसी ने कमांड दे दी हो, फिर वापस मुड़कर लौटने लगे। नीति ने भी पीछे देखा और बोली, लगता है ये ज़ॉम्बी किसी के कंट्रोल में है। आभा बोली, शायद हाँ। याद है प्रशांत? वो भी आधा ज़ॉम्बी होकर कुछ ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल करता था। जरूरी नहीं कि वो इकलौता ऐसा हो। उसे राहुल की याद आई। आभा को तसल्ली थी कि उन्होंने सिटी हॉस्पिटल और शिवांश बिल्डिंग वक्त रहते खत्म कर दी थी, वरना ऐसे और राहुल बन जाते या और भी ज्यादा खतरनाक ज़ॉम्बी पैदा हो जाते, और तब इंसानों के पास बचने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता। आभा ने फिर रियर मिरर में देखा, जब ज़ॉम्बी रुककर मुड़े थे तब आधे शरीर वाले ज़ॉम्बी के दिमाग फिर से खाने के लिए पूरे ज़ॉम्बी टूट पड़े थे। शायद वो ब्रेन नहीं, उनके अंदर के क्रिस्टल स्टोन्स खा रहे थे। क्या पता ये ज़ॉम्बीज़ अब अपने ही साथियों के क्रिस्टल स्टोन्स खाकर म्यूटेट हो रहे हैं। रुको, आभा ने तुरंत चिल्लाया। फिर राकेश से कहा, तुम लोग पहले ऑयल लेने चले जाओ। इतना कहकर आभा गाड़ी से कूद गई, किसी को कुछ पूछने का मौका तक नहीं दिया। नीति ने गाड़ी की खिड़की से झांकते हुए बोला, संभल के रहना आभा, हम ऑयल फील्ड में तुम्हारा इंतजार करेंगे। आभा ने सिर हिलाया और बिना पीछे देखे चल दी। कम्युनिटी के एक मेंबर ने घबराकर पूछा, दीदी वहां अकेली जाकर क्या करेंगी? अकेले ज़ॉम्बीज़ मारेंगी क्या? नीति बोली, अगर वो अकेले सारे ज़ॉम्बीज़ निपटा दे तो हमें वापस लौटते वक्त झंझट ही नहीं होगा। पर ये बहुत रिस्की है उनके लिए, किसी ने फिर बोला। नीति ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, उसने जो प्लान किया है हम बस उसे फॉलो करते हैं। बाकी सब चुप हो गए और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आभा अब अकेली सड़क के किनारे बनी दुकानों के पास से होते हुए फिर से उसी जगह पहुंची जहां पहले ज़ॉम्बीज़ से भिड़ंत हुई थी। वहां पहुंचकर उसने देखा, ज़ॉम्बीज़ अपने मरे हुए साथियों के सिर तोड़कर उनके दिमाग नहीं, बल्कि अंदर के क्रिस्टल स्टोन्स खा रहे थे। इंसानों के मुकाबले ज़ॉम्बी के ब्रेनस्टोन्स और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट और शायद ज्यादा पावरफुल थे। आभा ने अपने स्पेस से ग्रेनेड्स निकाले और एक के बाद एक उस ज़ॉम्बी क्रिस्टल पार्टी में फेंक दिए। कई ज़ॉम्बी उड़े, कुछ मरे, कुछ के हाथ पैर उड़ गए, लेकिन फिर भी खड़े हो गए। अब सबका फोकस क्रिस्टल से हटकर आभा पर आ गया। वो उसकी तरफ दौड़ पड़े, लेकिन आभा तो पहले से तैयार थी। जब वो वापसी कर रही थी तभी उसने सड़क किनारे के शॉप्स की लोकेशन देख ली थी। अगर वो इन ज़ॉम्बीज़ को किसी एक दुकान में खींच ले गई तो उनके लिए फुल गेम ओवर। ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे दौड़े जा रहे थे जैसे पूंछ की तरह, और अब शिकारी बनने जा रही थी आभा।